चलो दोस्तों, आज की न्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसमें जो भारत सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट में जो बैन लगाया था उसका असर दिखने लग गया है। और जो दुनिया में गेहूं की जो कीमत है वो 6% कीमत बढ़ चुकी है इस बैन की वजह से। जबकि भारत में जो गेहूं की कीमत है वो उसमें कमी आई है, लगभग 4 से 8% के बीच में विभिन्न राज्यों में गेहूं की कीमतों में कमी आई। तो भारत में कीमत घट गई है और इसका असर विदेशी जो मार्केट है उसमें ये पड़ा है कि वहाँ 6% बढ़ गया है। जो भारत का दुनिया में एक्सपोर्ट करता है भारत गेहूँ, वो लगभग पूरे दुनिया का 5% करता है, तो ज़्यादा नहीं है। जबकि रसिया और यूक्रेन जहाँ भी युद्ध चल रहा है वो लगभग 1/3 अपना गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। तो भारत का ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो अभी तक नहीं थी, लेकिन क्योंकि भारत ने काफ़ी भरोसा दिलाया था दुनिया को कि वो बड़ी मात्रा में आपूर्ति करेगा गेहूं की, तो बैन लगने की वजह से इसका असर पड़ा है। और जो जो प्राइसेस चल रही है वीट की वो 6% बढ़ गई है। जो 5% भारत एक्सपोर्ट करता है गेहूँ, उसका लगभग आधा बांग्लादेश को जाता है और कुछ अफ़गानिस्तान को जाता है, कुछ श्रीलंका को जाता है। तो इस 5% में भी ज़्यादातर भारत अपने नेबरिंग कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। दूसरी खबर देख लेते हैं हम। एससीओ टेरर मीट स्टार्ट। एससीओ का हम जानते हैं फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके मेंबर स्टेट होते हैं वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल होते हैं उनकी मीटिंग की स्टार्टिंग हो गई है इंडिया में। अब इसके बाद अक्टूबर में एक्सरसाइज होगी मिलिट्री, जो कि मनेसर भारत में होगी। इसका नाम होगा एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। जो एक्सरसाइज करते हैं एससीओ के मेंबर मिलिट्री, उसको हर समय पीसफुल मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 2023 में भारत एससीओ समिट को होस्ट करेगा, जिसमें दुनिया जो एससीओ के नेता है वो सम्मिलित होंगे। जो टास्क होती है इसको हम एससीओ राइट्स टॉक्स कह रहे हैं, जो अभी चल रही है। RATS की फुल फॉर्म होती है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। अब हम तीसरी खबर देख रहे थे। एक रिपोर्ट आई है अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी थी आज। उसमें कहा था कि जो फोर्टिफाइड राइस जो होते हैं वो रिस्क पैदा कर रहे हैं कुछ राज्यों के लिए। जैसे कि कुछ स्कीम भारत सरकार चला रही है, उनमें से एक है सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट एक आयरन फोर्टिफाइड राइस स्कीम है, जो कि अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उस बीमारी को हटाने के लिए या उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ये आयरन फोर्टिफाइड राइस स्कीम चलाती है। आयरन, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। फोर्टिफाइड राइस मतलब हम जो चावल है उसमें हम इन तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट में से किसी को मिला दें या तीनों को मिला दें, जिसमें एक है आयरन, एक है फॉलिक एसिड, एक है विटामिन B12। इनको मिला जब राइस में मिलाया जाता है इन तीनों को, तो जो राइस बनता है उसे हम फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। ये राइस जो है अनीमिया की बीमारी को कम करता है और जो बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिला है उनकी सेहत को सुधारता है, उनमें अनीमिया कम कर देता है। बच्चों में और महिलाओं में अनीमिया ज़्यादा होता है तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फोर्टिफाइड राइस। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है, खासकर झारखंड राज्य में, क्योंकि झारखंड में रिपोर्ट में पाया गया कि वहाँ बहुत बड़ी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय लोग रहते हैं, तो उनमें क्योंकि वो जंगल में रहते हैं तो उनमें कई तरह की बीमारी होती है, जिनमें से एक सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो इन लोगों में पाया ये गया है कि ये फोर्टिफाइड राइस का इनमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और नेगेटिव इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिन लोगों में थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या मलेरिया होता है, उनमें आयरन की मात्रा पहले से ही ज़्यादा हो जाती है इन बीमारियों के कारण। तो क्योंकि इस फोर्टिफाइड राइस का काम ही ये है कि आयरन को बढ़ाना, तो क्योंकि इस बीमारी की वजह से आयरन शरीर में अपने आप ही बढ़ जाता है, तो अगर हम आयरन जो पहले से ज़्यादा है अगर हम फोर्टिफाइड राइस से उसे और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जिन लोगों में टीबी की बीमारी होती है तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने शरीर में, तो ये देखा गया है झारखंड राज्य में। अब हम फोर्टिफाइड राइस सरकार किस किस में इस्तेमाल करती है। सरकार जो केंद्र सरकार है फोर्टिफाइड लगभग सभी स्कीमों में यूज़ करती है, जैसे PDS
जो राशन हम लेते हैं दुकान से, राशन की दुकान, उसका पीडीएस आ गया। एक पीएम पोषण योजना जो मिड डे मील के नाम से जानी जाती है, उसमें भी फोर्टिफाइड राइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आंगनवाड़ी स्कीम आईसीडीएस जिसके नाम से जाना जाता है, उसमें भी फोर्टिफाइड राइस का यूज़ किया जाता है। तो लगभग सभी स्कीमों में फोर्टिफाइड राइस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना है यहाँ पर कि काफ़ी अच्छा असर देखा गया है कई राज्यों में, लेकिन सभी राज्यों में एक जैसा असर नहीं है। और जैसे झारखंड में रिपोर्ट में पाया गया कि इसके रिस्क है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर आज छपी थी। और ये भी देखना होगा कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई कितना भी फोर्टिफाइड नहीं कर सकता राइस को। जैसे कितनी भी मात्रा में आयरन या ये फॉलिक एसिड या विटामिन B1-2 नहीं मिला सकता है। उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI सेट करता है। फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को लेना पड़ता है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे उनके बच्चे स्वस्थ होते हैं। अगर किसी में आयरन अनीमिया की बीमारी होती है तो उनके बच्चे भी तब फिर अनीमिया से ग्रसित हो जाती है। इस वजह से आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1-2 जो है ये हमारे शरीर में ब्लड सेल को बनाने का काम करता है। आयरन हम सब जानते हैं कि अनीमिया को कम करता है। तो ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और जब राइस में इनको मिलाया जाता है तो फोर्टिफाइड राइस बनता है। अब दूसरी खबर देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है आजकल, रेपो रेट की खबर। हमको पता है कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो आरबीआई की, उसकी एक मीटिंग हुई थी जो कि एक इमरजेंसी मीटिंग थी, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। तो ये एकदम से इमरजेंसी कर दी थी उन्होंने, बीच में मीटिंग बिठा दी, जिसमें डिसाइड ये हुआ था अनएनिमियसली, यानी सभी मेंबर जो इस कमेटी के मेंबर थे सब ने मिलकर फैसला लिया था कि जो रेपो रेट है उसको हम 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 4.40% कर दिया इस मीटिंग में। तो 40 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? इससे पहले ये था 4.00% था, अब 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, नहीं 4.40 कर दिया। और इसकी मुख्य वजह ये है कि क्योंकि इन्फ्लेशन भारत में काफ़ी बढ़ रहा था तो उस वजह से फैसला लिया। अब इसको बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो बैंक है वो अपनी दरें बढ़ा देंगे और जो बोरोवर है, जो लोन लेना चाहते हैं, उनकी जो कीमत है लोन लेने की वो बढ़ जाएगी। तो कब लोग लोन लेंगे अब इस वजह से। तो इसको बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो सकती है, रेपो रेट बढ़ाने से। आरबीआई जो रेपो रेट की डेफिनेशन ये देता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट विच इट प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक। ओवरनाइट का मतलब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ओवरनाइट मतलब केवल एक दिन के लिए ये जो रेट से आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, जिसके तहत जो कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर समझना, कॉमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। तो जिस रेट से ये बैंक आरबीआई से पैसा लेते एक दिन के लिए कोलेट्रल जमा करके, यानी कोलेट्रल का मतलब ये है, जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की टी बिल होती है या बॉन्ड होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक खरीदते हैं, वो कोलेट्रल के रूप में जाना जाता है, जिसे हम गारंटी भी कह सकते हैं कि ये पैसा अगर हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो हमारा कोलेट्रल जमा कर लेना, ऐसा जो होता है गारंटी जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है कोलेट्रल। तो एक दिन के लिए जो लोन लिया जाता है बैंकों द्वारा आरबीआई से, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया वाला पॉइंट भी। अब क्योंकि ये बेंचमार्क होता है लेंडर का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इफ़ेक्ट करता है, ग्राहक को भी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंकों से ज़्यादा रेट में लोन देने लग गया तो बैंक भी तो फिर ज़्यादा रेट में लोगों को लोन देंगे, वो भी अपना रेट बढ़ा देंगे। मान लीजिए आरबीआई अब बैंकों को 4.40% से कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अब इससे पहले अगर वो ग्राहक को 7% का लोन देते थे रेट से, अब वो 7.40 कर देंगे, वो भी 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे ताकि उनका जो नुकसान ना हो वो भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसका असर ग्राहक, जो अल्टीमेट ग्राहक होता है, उसमें भी पड़ता है। अब इसका ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि ये सेंट्रल बैंक को पावर देता है रेपो रेट, ताकि वो मनी को कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में।
अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेपो रेट जैसे आरबीआई ने बढ़ा दिया था, तो इसका असर ये है कि अब मनी जो है, पैसा है, वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो कम लोन लेगा क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई है। तो मनी अब कंट्रोल हो जाएगा, या अब वो जो सर्कुलेशन का मनी है वो कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट जब कम किया जाता है आरबीआई द्वारा, तो उससे मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो बढ़ना घटना जो होता है वो आरबीआई का रेपो रेट से कर सकता है, वो कंट्रोल को मनी कर सकता है, मनी को कंट्रोल कर सकता है रेपो रेट के जरिए आरबीआई। ये सिर्फ आरबीआई रेपो रेट जारी करता है, अपनी कमेटी है इसकी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत ही कर सकता है। और एक यहाँ पर समझने वाली बात है कि डिफरेंस रेपो रेट और बैंक रेट भी होता है एक, तो इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा सकता है और समझना इनका डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेपो रेट में जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसमें कोलेटरल जमा किया जाता है, गारंटी दी जाती है आरबीआई को कि हम गारंटी में कुछ अपना जो बॉन्ड है या बिल, ट्रेजरी बिल है, वो आप में जमा करा रहे हैं। ये रेपो रेट की खासियत होती है। जबकि बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक नहीं देते हैं, नो सिक्योरिटी लोन एट बैंक रेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेपो रेट जैसे हमने पढ़ा था 1 दिन के लिए होता है, लोन दिया जाता है आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को, जबकि बैंक रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को 1 दिन के लिए भी लोन दे सकता है, 14 दिन के लिए भी दे सकता है और 28 दिन के लिए भी दे सकता है। इसके अलावा जो रेपो की फुल फॉर्म होती है, ये इसे कहा भी जाता है रीपरचेस ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, जबकि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से जाना जाता है। तो कभी एग्ज़ाम में आता है कि डिस्काउंट रेट किसको कहा जाता है, तो बैंक रेट सही ऑप्शन होगा। बैंक रेट हम सीधे कॉमन सेंस से ये आंसर बता सकते हैं कि कौन सा रेट ज़्यादा होगा, क्या रेपो रेट ज़्यादा होगा कि बैंक रेट ज़्यादा होगा। अगर ये सिक्योरिटी जमा करा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका सेफ है प्रोसीजर, तो इसकी रेट भी कम होगा रेपो का। आज बैंक में कोई सिक्योरिटी, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इसका बैंक रेट अभी 4.65 बैंक रेट चल रहा है अभी भारत में, जबकि रेपो रेट 4.40% चल रहा है। इसके अलावा ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है बैंक रेट जो है ये, क्योंकि कोई ग्राहक मनी सर्कुलेशन कितने में ज़्यादा इफेक्ट दोनों डालते हैं, रेपो भी डालता है। हमने पढ़ा था रेपो में मनी को कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई द्वारा रेपो रेट के द्वारा, लेकिन बैंक रेट में ज़्यादा तरीके से कंट्रोल किया जाता है मनी को रेपो रेट के मुकाबले। यहाँ पर लिखा है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट, और ये डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि MCLR हम पढ़ेंगे अब कभी आगे न्यूज़ में आएगा, तो डायरेक्टली रेपो रेट से जुड़ा होता है। ये हाउसिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, EMI वगैरह के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बैंक रेट जो है, क्योंकि एक तो ज़्यादा दिन के लिए चलता है ये, तो इस वजह से ये बैंक ज़्यादातर इसमें यूज़ करके इसके हिसाब से अपना आगे का रेट तय करते हैं। अब तीसरी एक हिंदू क्विज़ हुई थी आज, हिंदू अखबार में छपी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, बुद्धा के ऊपर थी। तो बुद्धा का संस्कृत में मीनिंग होता है अवेकन वन, जो मतलब जाग गया है, जो अपने जागने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसको नॉलेज हो गया है उसको हम बुद्धा कहते हैं, अवेकन वन को। अब एक फेस्टिवल का नाम बताओ जिसमें बुद्धा को का जन्म, उनका इनलाइटमेंट और उनकी डेथ तीनों को एक साथ मनाया जाता है, किस फेस्टिवल में, और एक ही दिन मनाया जाता है तीनों चीज़ों को। उसका नाम है वैसाख फेस्टिवल होता है। और वैसाख में यहाँ कोई W लिखता है, कोई V लिखता है, लेकिन है वैसाख। तो वैसाख में हम तीनों चीज़ों को एक दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, ये कॉमेमोरेट किया जाता है। बुद्धा ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्धा का परिनिर्वाण यानी उनका देहांत कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इसके अलावा एक पाली टर्म है जिसमें बुद्धा ने बुद्धिज्म में तीनों कैरेक्टरिस्टिक, मनुष्य और वस्तु के बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी 3 पहचान होती है। तो उसे पाली में क्या कहा जाता है? उस टर्म को, उसको कहा जाता है तिलक खाना। तिलक खाना 3 कैरेक्टरिस्टिक को पाली में भाषा, पाली यहाँ पर पुरानी
प्राचीन भारत में काफ़ी प्रचलित भाषा मानी जाती थी पाली। तो बौद्ध धर्म में जितने भी टेक्स्ट है, उनकी जितनी भी किताबें वगैरह है, तो ज़्यादातर इस भाषा में है। तो उसका टर्म है तिलक खाना। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बुद्धिज्म में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक है दुख, इंसान के या वस्तु के, दोनों नॉन लिविंग और लिविंग थिंग की 3 पहचान होती है। एक तो उनमें दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन, मतलब ज़िंदगी में बहुत दुख है, सब लोगों को दुख है। और अनंत दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, यानी नो सोल, कोई आत्मा नहीं है किसी की, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा किसी का। तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म को नकारा गया है, इसका मतलब ये है। अनिक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू चेंज, सब चीज़ दुनिया में जो है वो चेंज हो सकती है, कोई भी स्थिर नहीं है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बुद्धिज्म में सभी मनुष्य और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया गया है। तो इसको तिलक खाना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये तो एग्ज़ाम में पिछले बार एक IAS में पूछा भी गया था कि ऐसा एक बुद्धा, क्योंकि बुद्ध में भी जब जो बुद्धा थे उनके मृत्यु के लगभग 300 या 400 वर्ष बाद एक नया उनका एक सेक्ट पैदा हुआ था जिसे महायान धर्म कहते हैं, वो बुद्धिज्म का ही पार्ट है। तो उसमें भी जैसे हिंदू में जैसे विष्णु के कई रूप बताए गए, उनके कई बार जन्म हुआ था, तो उसी तरीके से भी बुद्धिज्म में महायान जो सेक्ट था उसने भी ऐसे अपने किया। तो उसने भी पुनर्जन्म या महायान धर्म को मानने वाले लोग कहते थे कि बुद्धा जो है वो भविष्य में जन्म लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा ये क्या है कि ऐसा कौन से बुद्धा आएंगे फ्यूचर में जो कि धर्म का रक्षा करेंगे। तो उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्ध आएंगे भविष्य में, जो धर्म को पालन करेंगे या उनको जो विघटित हो गया धर्म, जो अपने रास्ते से भटक गया उसको दोबारा रास्ते में लाएंगे। तो कौन से बुद्धा होंगे? मैत्रेय। तो ये महायान धर्म, याद रखना, महायान सेक्ट होता है। तो वो लोग मानते हैं, वो भिक्षु लोग मानते हैं इस पुनर्जन्म वाले, जबकि हीनयान जो सबसे पुराना जो सेक्ट है वो इसको नहीं मानता है, पुनर्जन्म वाली घटना को महायान वाले लोग मानते ज़्यादातर। अब एक लास्ट न्यूज़ पढ़ लेते। स्वीडन ने कहा है कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है मिस एंडरसन, उन्होंने कहा है कि लगभग 1 साल का वक्त लगेगा नाटो का मेंबर बनने में। और नाटो का मेंबर बनने के 30 मेंबर हैं नाटो के कंट्रीज़, 30 कंट्रीज़ नाटो के मेंबर है इस समय। और अगर स्वीडन को उनका मेंबर बनना है तो 30 को रेटिफाई करना पड़ेगा ये एग्रीमेंट। अगर किसी एक ने भी यहाँ पर सवाल उठा दिए या वोट में नेगेटिव वोट दिया तो वो जो स्वीडन है वो मेंबर नहीं बन पाएगा। तो सब अनएनिमियसली रेटिफाई होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये तुर्की जो कि नाटो का मेंबर है, उसने ये कहा है कि वो ये चाहता है कि स्वीडन मेंबर ना बने नाटो का, क्योंकि उसे लगता है कि इससे रसिया खफा हो जाएगा। और वजह भी है इसकी क्योंकि रसिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने चेताया है नाटो को कि वो एक्सपैंड ना करे स्वीडन को, और फिनलैंड भी नाटो का मेंबर बनने वाला है, तो उनको अपने में ना मिलाए, नहीं तो ये मॉस्को या रसिया रिस्पॉन्स करेगा, जैसे उसने यूक्रेन में किया। यूक्रेन भी मेंबर बनना चाहता था नाटो का, तो रसिया ने उसमें हमला कर दिया। तो क्योंकि ये घबराहट का समय स्वीडन के लिए, तो स्वीडन ने क्या किया है कि सिक्योरिटी एश्योरेंस लिए तब तक के लिए जब तक कि वो मेंबर नहीं बन पाता। यूएस अगर रसिया उसमें अटैक कर देता है तो यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस उसकी मदद करेंगे। अब ये मदद किस हद तक होगी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो नाटो का मेंबर नहीं बनता है, उससे पहले नाटो का मेंबर बनने से पहले अगर रसिया उसमें अटैक कर देता है तो नाटो के जो आर्टिकल 5 है जिसके तहत नाटो का एक मेंबर के ऊपर अगर हमला हो जाता है तो माना जाता है कि सभी मेंबर के ऊपर हमला है, तो लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी स्वीडन नाटो का मेंबर नहीं बना है। और काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, जैसे कि यहाँ पर कहा है उनकी पीएम ने कि 1 साल लगेगा लगभग कम से कम। तो तब तक के लिए उसने गारंटी ली है। अभी गारंटी कितनी चलती है, हो सकता है कि अगर रसिया स्वीडन में अटैक कर दे
तो हथियार दे या फिर कुछ अपने सैनिक भेजे। लेकिन आर्टिकल 5 तब तक लागू नहीं होगा जब तक वो मेंबर स्वीडन या फिनलैंड जो बनने वाले हैं, दोनों ने रिक्वेस्ट भेज दी है। स्वीडन ने तो भेज दी रिक्वेस्ट, फिनलैंड का भी पार्लियामेंट में मामला चला है, तो वहाँ भी लगभग सभी जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो तैयार हो गए। तो वो भी अब कभी भी अपने दस्तावेज नाटो को भेज सकता है शामिल होने के लिए। तो दोनों पड़ोसी देश है और दोनों ही रसिया के बॉर्डर में है। तो रसिया को, इसलिए रसिया थोड़ा यहाँ पर खतरा अपने आप को महसूस समझ रहा है, खतरे में। तो ये इम्पोर्टेंट आजकल खबर चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।